भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल हैं। तो आप इनको डेली कीजिए प्रैक्टिस और आपकी बहुत ही एग्ज़ाम से के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं कि 90 मेज़ों का क्रिया मूल्य 60 मेज़ों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बताना है आपको? लाभ प्रतिशत। तो 90 मेज़ों का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस बराबर 60 मेज़ों की विक्रय मूल्य के बराबर है सेलिंग प्राइस के। तो CP अपॉन SP, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 60/90। तो देखिए 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया उसका 2 और सेलिंग प्राइस कितना आया 3। तो जो 2 रुपये की वस्तु थी वो 3 में बिक रही है, तो कितना लाभ 1 का और गुना 100। तो इससे कैंसिल, तो कितना आया 50%। तो कितना लाभ हो रहा है 50% का, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो आपको बताना है इसमें जो संख्या है ये 4, 5 और 7 के अनुपात में है, उनका योग कितना है 320। योग कितना है 320 और मेरी रेशो का योग कितना है यहाँ 5 और 4 9, 9 और 7 16। तो आप 16 से इसे भाग दीजिए, 16 दूनी 32। तो एक रेशो का मान कितना आया 20। और इसमें पूछा है आप संख्या निकाल लिए अलग अलग, तो 20 चौक 80। तो एक संख्या कितनी होगी 80 और 20 पंजे 100 और 140। तो एक संख्या होगी 140, एक संख्या 100 और एक संख्या क्या 80। तो इसमें क्या कहा गया कि इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 140 और सबसे छोटी क्या है 80। तो 140 और 80 कितने होंगे 0, 8 4 12 2 एक हाथ एक कैरी और 2, तो 220। तो एक सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा 220। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? जो हमारी पीरियोडिक टेबल है जो सबसे पहले बनाई थी वो बताइए किसने बनाई थी? हेनरी मोजले, रॉबर्ट बोयल, मैंडलिफ, जॉन न्यूलैंड्स। तो ये बनाई थी सबसे पहले मैंडलिफ जी ने। और ये किसके अनुसार बनाई थी? जो आवर्त पीरियड टेबल थी वो परमाणु भार के अनुसार, जो तत्वों का सीक्वेंस था वो परमाणु भार के अनुसार। और जो अब प्रेजेंट टाइम पे प्रचलित है वो जो पीरियोडिक टेबल है वो मोजले जी ने बनाई थी। और वो उसका किसके अनुसार है? वो जो तत्वों को रखा गया है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार से रखा गया है, परमाणु क्रमांक। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के और जो मोजले की है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार। तो हमारा जो मूल तत्वों में जो मूल पूछी है तो बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे मेंडलीफ। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए संख्या दी गई है और आपसे पूछा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें इस तरीके के क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा मध्य बताइए, माध्यिका बताइए और बहुलक बताइए। तो इसमें 3 टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखियो मध्य में क्या होता है, जो औसत होता है वही आपका मध्य भी मिडिल कहा गया है, वही उसी तरीके से काटना है। या तो आप औसत काट दीजिए या मध्य काट दीजिए। माध्यिका में क्या है, अगर जो संख्याएं हैं वो सम है, मतलब उनकी सीक्वेंस जो है 1 2 3 4 5, तो ये 5 संख्याएं हैं। तो इसमें कितनी विषम है ये, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब हमें गिन के काउंट करें तो कितनी हुई 5। वो कितनी कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसमें क्या करना है आपको,
आपको बीच वाली संख्या आपका आंसर होगी। अगर जो ये सम है, सम आ रही है, तो आपको क्या करना है, इनका योग करके आप 2 से भाग कर दीजिए, तो इसमें आपकी माध्यिका निकल जाएगी। और बहुलक में क्या है, बहुलक में वो बताना होता है कि जो जितनी ज़्यादा बार आया है, कौन सा अंक कौन सी संख्या कितनी बार आई है, और जो ज़्यादा बार आई है वो ही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा बार संख्या आई है वो कौन सी है, 75। देखिए एक बार 75 और 75, तो और 74, 74 और कौन सा देख 73, और कुछ नहीं, तो मतलब 75 सबसे ज़्यादा बार आए हैं। तो बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसका बहुलक क्या होगा, 75। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है और 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जो व्यक्ति है, पिता और पुत्र हैं, पिता कितने वर्ष बड़ा है, 26 वर्ष बड़ा है, और 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। कितनी होगी, 3 गुना। देखिए जो अंतर हमेशा रहेगा वो तो 26 ही रहेगा, या पिता अगली 10 साल हो और पुत्र भी अगली 10 साल हो, तो अंतर तो हमेशा बराबर ही रहेगा, 26 साल ही रहेगा। तो यहाँ देखिए कितना अंतर है, 2 का, और वैसे रियल अंतर कितना है, 26 का। तो 2 बराबर किसके है, 26 के, तो 1 बराबर किसके होगा, 13 के। तो आप इसमें गुना कीजिए, 13×3 = 39 और 13×1 = 13। तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी है, 39 साल, और पुत्र की 13 साल। तो अब वर्तमान में कितनी होगी, तो 39 में से आप 3 घटाइए, 36 वर्ष। तो पिता की जो उम्र है वर्तमान में वो कितनी है, 36 वर्ष। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, बी ऑप्शन 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, सी ऑप्शन 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, डी ऑप्शन 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो देखिए इसमें जो प्रधानमंत्री पद के हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष, और यदि वह लोकसभा का सदस्य है, तो इसका कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर एक काम 40 दिन में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, ए उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए जो ए और बी करते हैं मिलकर उसे 40 दिन में काम को करते हैं, उनकी काम करने की दर, जो ए और बी की क्षमता है वो 8:5 जो क्षमता है कार्य करने की, और ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। और यहाँ टोटल क्षमता कितनी है, 8 और 5 13। तो आप 40 को जो दिन है और उसकी गुना कीजिए उनकी क्षमता से, टोटल से, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 13×4 = 52, मतलब 40 की 13 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 520। तो ये टोटल वर्क आ गया आपका। और ए उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 5। तो आप इसको टोटल वर्क को 5 से भाग दे दीजिए, तो टोटल वर्क को 5 से भाग देंगे तो कितना आया, 5×8 = 40 और 13×8 = 104। तो कितने दिन में करेगा ए उस कार्य को, सॉरी ये करवाना है, हमने बी से करवा दिया, ये करवाना है
ए से, तो ए की क्षमता कितनी है एक दिन की 8, तो 8 से भाग दीजिए इसे, तो 8 पंजे 40 और 13 पंजे 65, तो कितने दिन में करेगा ये 65 दिन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, असम में, सिक्किम में। तो देखिए केसर की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर में, तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू की गई थी, 1975, 1973, 1978, 1982। तो देखिए जो बाघों की जो उसमें मतलब हत्या होती थी और इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, इनके लिए संरक्षण के लिए इन्हें एक योजना बनाई गई प्रोजेक्ट, और जिसे प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया गया। तो ये चालू कब हुई थी, 1973 में। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। इसका क्या है, बी ऑप्शन 1973 में। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती, चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो देखिए जो ये भारत का नक्शा है, तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वो चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हुई और चीन को होते हुए हमारे भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र में इसको नाम कहा जाता है सांगपो। और जो भी ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसे कहा जाता है दिहांग, और असम में कहा जाता है इसे ब्रह्मपुत्र नदी। और ये बांग्लादेश को होते हुए सागर में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए कितने देश से बहकर होती है, चीन से और बांग्लादेश से और भारत से। तो यहाँ नेपाल है और नेपाल से तो होकर नहीं बहती, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन हमारा सही है, ये नेपाल से नहीं बहती। तो इसमें पूछा है कि किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती, तो ये नेपाल से होकर नहीं बहती। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा। तो ये हमारे लिए गए हैं, जो आपातकालीन है ये जर्मनी से लिए गए हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। आपको पता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती वो लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन क्या सही है, ए सही है। इनका जीवन काल कितना होता है लाल रक्त कणिकाओं का, 120 दिन, और इनका श्वेत रक्त कोशिकाओं का 4 से 5 दिन। ये वाइट ब्लड सेल और ये रेड, तो इसका लाल रक्त कोशिका, ए ऑप्शन सही है हमारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, कर्नल रोजिनाल्ड डायर, माइकल ओ डायर, एच.ए. ऑस्कुडथ, विंस्टन चर्चिल। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 को हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड। और तो ये आदेश किसने दिया था, ये कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने 13 अप्रैल 1919 को ये दुर्घटना घटी थी। इसमें आपको बताना है कि एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया यदि वह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो
900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो इसमें दिया गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि वह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक मिलते। तो 6 वर्ष के लिए और 3% अधिक होती तो 6%, 3% हो गया, 6×18, तो 18% के बराबर मतलब अधिक मिलते हैं उसे ब्याज। तो किसके बराबर है ये 18%? 300 के, 900 के सॉरी। और हमेशा अपने आप में मूलधन कितना होगा? 100%। तो 100% किसके बराबर होगा? तो 100% बराबर होगा 18 गुना 18, मतलब इससे भाग दो 18 और गुना 100, तो 18×5 = 90, तो 5000, तो 5000। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या सही है? जो मूलधन होगा वो कितना होगा? 5000। हमारा डी ऑप्शन सही है। देखिए इसमें क्या करना है कि 6×18 जो अधिक है परसेंटेज उसकी गुना कीजिए, और ये किसके बराबर है? 9000, 900 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 18×5 = 90, तो 5000 के। तो मूलधन कितना होगा? 5000। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? विल्हम रॉन्टेजन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी, विलियम क्रुक्स। तो ये कहा गया था रॉन्टेजन ने, विलियम रॉन्टेजन ने। तो ये एक्स किरणों की खोज करी थी वो विलियम रॉन्टेजन ने। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसमें कथन पढ़ना है आपको और इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सभी कलम किताबें हैं, सभी कलम क्या है? किताबें। और सभी किताबें मेज हैं, सभी किताबें क्या हैं? मेज। तो ये वेन डायग्राम बना। अब आपको बताना है ऑप्शन से, सभी मेज कलम है, सभी मेज कलम नहीं है, कुछ मेज तो कलम है पर सभी कलम मेज हैं, पर सभी मेज कलम नहीं है। तो देखिए कुछ मेज तो कलम है पर सभी मेज कलम नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ए, कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, हाँ है, तो बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अब देखते हैं सभी, ये अगला ऑप्शन भी, सभी किताबें कलम है, सभी किताबें कलम का नहीं है, सभी कलम तो किताबें हैं, ये भी नहीं है सही। कोई भी मेज किताब नहीं है, ये तो नेगेटिव वाक्य दिए ही नहीं गया, स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है तो कंक्लूजन भी कोई नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। तो हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी ऑप्शन सही है कि कुछ मेज कलम है। देखिए ए, सभी ए क्या है? सभी ए बी हैं, तो इसे हम क्या, सभी ए बी हैं और कुछ भी ए है, हम ऐसे बोलेंगे इसको। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है जिसमें बी सी 4 सेंटीमीटर और ई एफ 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है? देखिए ये दो त्रिभुज है, जो दो त्रिभुज हैं ये समरूप है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के। तो इसमें क्या होगा कंडीशन? तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल एरिया इक्वल किसके होगा? बी सी के स्क्वायर और सी ई एफ के स्क्वायर। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ से? ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 144। कितना दे रखा है? 144। और डी ई एफ का हमें काटना है, तो डी ई एफ इक्वल किसके? बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर क्या है? बी सी कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और ई एफ का स्क्वायर 49।
तो आपको इसे करना है। तो डी ई एफ का यहाँ से मान काटना है आपको। डी मतलब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से। तो 16 निम्मा 144 और 49 की 9 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81, 8 हासिल, 8 9 चौक 36 और 8 44, तो 441। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा, 441। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तो इसका क्या आंसर आया, 441। देखिए ये मतलब क्वेश्चन इस तरीके का है कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये समरूप हैं, ए बी सी और डी ई एफ। कभी भी ऐसा दिया गया हो तो क्या करना है हमें, त्रिभुज ए बी सी का एरिया और त्रिभुज डी ई एफ का एरिया इक्वल किसके होगा, बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, और इसका जो आधार है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 30 वर्ग मीटर, और यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो इसकी आधार कितना हो गया, हमने माना x, और तो ऊंचाई कितनी होगी, x प्लस 7। ठीक है, तो उसके आधार ज्ञात करना है आपको। तो उसका क्या करना है, आधार। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, a1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 30 बराबर क्षेत्रफल कितना होगा, 30 1/2 गुना आधार क्या है, x, और x प्लस 7, क्या हो गया, x प्लस 7। तो कितना आया था, 30 इक्वल 1/2 x और x प्लस 7। तो आप इसको करना है, 30 दूनी 60 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x। आप इसको इक्वेशन को द्विघात समीकरण को हल कीजिए, प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0। 60 के ऐसे फैक्टर जो 7 आए उसका अंतर, और गुणनफल 60 आए तो 8 12 पंजे 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 12x प्लस माइनस 5x और माइनस 60 इक्वल 0। तो x को मान लिया तो x प्लस 12, और यहाँ कितना -5, और तो x प्लस 60। तो कितना आया, x का मान 5 और x का मान कितना है, -12। तो उसमें क्या लेंगे हम, x बराबर 5। तो कितना आया, आधार कितना आया था उसमें, 5। तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। तो आधार कितना आया, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x मतलब 3 9 3 11 से विभाज्य होते हैं तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है कि x 3 9 3, इसमें सम जो इकाई दाई दाई के जो मतलब जैसे आपको 23 दिया तो इसमें जो विषम स्थान है वो 3 होगा और जो सम स्थान है वो 2 होगा। आपको 32 दिया, मतलब ये अंक के अनुसार है। तो आपको देखिए x प्लस 9 इक्वल किसके, हमने सम स्थान के जोड़ लिए, इक्वल किसके, 3 प्लस 3। तो x प्लस 9 और 3 और 3 6, तो x बराबर कितना आया, -3। तो x बराबर -3 आया। तो आप इसमें क्या कीजिए, 11 में से -3 कीजिए तो कितना आया, 8। जो माइनस में आया है तो 11 में से घटाना पड़ेगा। अगर जो प्लस में आता तो 3 ही आता इसके x की जगह। तो यहाँ कितना आया, 8। तो हम क्या रखेंगे यहाँ, x की जगह 8, तो 11 से ये विभाज्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है।
तो ये अमोनिया, पानी, नमक, चीनी। तो ये किसका है NaCl? नमक का, सोडियम क्लोराइड। तो हमारा सी ऑप्शन सही है इसका। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो आप ऐसे कीजिए, इनको शेयर जरूर कीजिए और इस स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके।